हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे होंगे। ठीक है ना, पढ़ाई कीजिए। और आप लोग को लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन में कुछ बच्चों को इशू है, प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और घर में बैठ के पढ़िए। जो भी जा रहा है, जो भी क्वेश्चन में इशू है, प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए आप। ठीक है कि सर ये समझ में नहीं आया, ये दिक्कत है। ठीक है ना, कोई भी इशू पूछ लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से वापस से याद दिला दें आपको क्वेश्चन हम। ठीक है ना, ऐसे तो आपके पास लिखा हुआ होगा ही, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि हम लोग पास एक कंटेनर है। ठीक है ना, इसके अंदर 440 मिलीग्राम हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, है ना। और इस कंटेनर से 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बताना ये था कि इस कंटेनर के अंदर कितना मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट करेगा। हाउ मच मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, कितना बचेगा। तो क्वेश्चन का सीन कुछ इस तरह का है कि मास दिया है, ठीक है, रिमूव किया किसको, मॉलिक्यूल्स को, और चाहिए इसको क्या, आंसर में रिक्वायरमेंट क्या है इसका, मोल्स। तो तीनों से खिल गया है ये। ठीक है ना, टाइम मास दिया, मॉलिक्यूल्स हटाया और मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को इसको। ठीक है ना, पहले तो हम वो मेथड बता रहे हैं जो सिंपल है, सीधा है। ठीक है ना, आसानी से वहाँ से आंसर आप निकाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा मेथड भी आपको बता देंगे हम, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर दोनों जैसा सेम ही आएगा। ठीक है, ये पहला वाला मेथड थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है ना, इससे हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, दिया क्या क्या है ना आपको, तो मास ऑफ CO2 दे रखा है ना, कितना दिया है, 440 मिलीग्राम। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया कि आप मास क्या कीजिएगा, आप ग्राम में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलीग्राम से ग्राम में चेंज कर लेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे, 440 × 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम = 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है ना, ये पहले भी आपको मोल कॉन्सेप्ट उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे आपको। ठीक है, देखिए ये मास ऑफ CO2 है। ठीक है ना, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, कितना हटा दिया गया है, 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या हम लोग का, मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट है, ये रिक्वायरमेंट है हम लोग का, ये चाहिए हमको। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ कितना लेफ्ट किया है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितना लिया गया था और कितना हटा दिया गया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझिए आप, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताइए आपको 100 रुपीज़ दिया गया, कुछ खर्च करने के बाद आप कहीं से कुछ खर्च किए। ठीक है ना, मान लीजिए कि आप 80 रुपीज़ खर्च किए, तो आपसे पूछा गया कितना रुपीज़ बच गया आपके पास। तो आपके पास जो 100 रुपीज़ था, जितना खर्च कर दिए, तो जितना लिए थे आप, ठीक है, और जितना खर्च कर दिए उसको माइनस कर देंगे, तो कितना बचा हुआ ये अमाउंट आपको पता चलेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ यही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 440 मिलीग्राम लिए थे हम लोग। ठीक है, इसमें से इतना को हटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कितना बचा ये पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, लेकिन इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है हम लोग के पास यहाँ पर, कि जो मास है वो ग्राम में दे रखा, जो मास दे रखा है। ठीक है ना, हटाया मॉलिक्यूल्स को है ना, मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ना हम लोग, देखिए समझिए बात, तो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं मोल्स टेकन माइनस मोल्स रिमूव्ड, है ना। कितना बचा हुआ है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना लिया गया था और कितना हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा सर तो मोल्स के टर्म में तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो ग्राम के टर्म में है।
जो हटा है वो तो मोल्स तो हटा ही नहीं, हो तो मॉलिक्यूल्स हटा है। हम लोग इस ग्राम वाले को मोल्स के टर्म में चेंज कर लेंगे, इस मॉलिक्यूल्स वाले को भी मोल्स के टर्म में चेंज कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब सबको सिमिलर यूनिट के अंदर चेंज कर देंगे हम लोग। तो आपको पहले ही बताया हुआ कि मोल्स टेकन, ये मास को मोल्स के टर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो फॉर्मूला था हम लोग के पास, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। बोली बात समझ में आ रही थी, पढ़े थे हम लोग, है ना, कि मास की हेल्प से अगर मोल्स निकालना हम लोग को तो गिवन मास को मोलर मास से क्या डिवाइड कर दें। गिवन मास मान लो, इसका मोलर मास CO2 का निकाल लेके यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए मोल्स रिमूव्ड, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद दिला दे, हम लास्ट क्लास ही पढ़ रहे थे हम लोग कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर पढ़े थे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, पढ़े थे ना। मतलब पार्टिकल की हेल्प से हम लोग बस मोल्स निकालना है, मतलब ठीक है ना, क्वांटिटी की हेल्प से। तो क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। समझ लो बात को। तो मोल्स रिमूव्ड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितना हटा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करें हम लोग, एवोगैड्रोस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, पढ़े थे हम लोग ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर चाहिए हम लोग को तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हम लोग का पता चल गया। अब देखिए मोल्स टेकन, तो मास कितना 440 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। मोलर मास CO2 का निकाले थे, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 32, 32, ठीक है ना, 32 और 12 44 44, ठीक है। यहाँ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स हटा दिया गया। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। 40 से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा, आएगा ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 टू द -2 आएगा, ठीक है। यहाँ अप्रोक्स कैंसिल कर लीजिए, 1 ही है, ठीक है ना, माइनस 23 ऊपर ले जाएगा तो 10 टू द पावर -3 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, 1/10 टू द पावर 2 - 1/10 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहाँ लिखे, इधर लिख दे, अच्छा लिख लीजिए पहले यहाँ तक, ठीक है ना। इधर लिखे क्या, ठीक है। देखिए तो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, तो देखिए यहाँ कितना बचा, 1/100 है ना, ये 1/1000, एलसीएम ले लीजिए, 1000 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ 10 आएगा -1 आएगा, कितना आएगा 9, इस 10 को -3 को ऊपर कर दीजिए आप, इतना मोल्स आ गया, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है ना। तो कितना मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट किया या बचेगा या बचा है, ठीक है ना, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना मोल्स लिया गया था और कितना मोल्स वहाँ से हटा दिया गया। तो मोल्स के टर्म में तो क्वेश्चन ही नहीं था, मास के टर्म में था, तो हम लोग मास की हेल्प से मोल निकाल लिए, और हटाया जो था वो मोल्स तो हटाया नहीं था, मॉलिक्यूल्स हटाया था, हम लोग उस मॉलिक्यूल की हेल्प से मोल्स निकाल लिए। तो कितना मोल्स लिया गया था और कितना मोल्स हटा दिया गया, इसमें तो माइनस कर दिया, तो कितना मोल बचा है निकल गया। एग्जैक्टली वही जैसे एग्जाम्पल बता रहा था आपको कि 100 रुपीज़ आप लिए, ठीक है ना, इसमें से 80 रुपीज़ आपका खर्च हो गया, तो जो अमाउंट बचा वो पता चल गया आपके पास 20 रुपीज़ बचा है। तो हम लोग डायरेक्ट सबको ना आइडेंटिकल टर्म्स के अंदर चेंज कर लिए, क्योंकि हम लोग को मोल्स चाहिए था, हम लोग डायरेक्ट मोल्स के टर्म में चेंज कर लिए इसको, ठीक है। लिख लीजिए आप यहाँ तक, हो गया। देखिए अब इसको ना दूसरे तरह से भी बना सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है ना, आप खुद कोशिश कर लीजिएगा, इससे आपको समझा दे रहे कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छे समझ लीजिए बात को, सुन लीजिए अच्छे से आप। देखिए क्या करते हैं अपना, क्या करते हैं हम लोग कि इस मास से क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं, ठीक है। और मोल्स को क्या करते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है हम लोग के पास। वो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता
इतना मॉलिक्यूल्स हटा दिया गया है, उस टोटल नंबर मॉलिक्यूल से हम लोग इतने मॉलिक्यूल को माइनस कर देते हैं, तो कितना मॉलिक्यूल्स बचता है ये पता चल जाता है हम लोग को, है ना। इस मास की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, मोल्स निकाल लेते हैं, उस मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाता है, और टोटल मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर इसमें से इतना को हटा दिया गया, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर बचता है ये पता चल जाता है हम लोग को, है ना। लेकिन हम लोग को तो मॉलिक्यूल्स नहीं बताना था, हम लोग को तो मोल्स बताना था। जितना मॉलिक्यूल्स बचा है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जितना मॉलिक्यूल्स बचा है वहाँ पर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। आप देखिएगा लगा करके आप, लेकिन थोड़ा सा फिर लंबा प्रोसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर उसको माइनस किए, फिर उसको डिवाइड किए, हम लोग डायरेक्ट बना लिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन सब जनरली पूछ भी लेता है कभी कभी, ठीक है ना। वैसे तो कभी कभी पूछता है, लेकिन जनरली पूछ भी लेता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेगा तो आपको इस आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और था वो आपको, ठीक है ना। कुछ बच्चों को उस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, वैसे ही दे दिया था मैंने, ठीक है ना। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग। लिखा है क्या ना, क्वेश्चन के अंदर था टोटल रुपीस दे रखा था आपको, टोटल रुपीस, ठीक है ना, कितना एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपीस था, 6.022 10⁻23, है ना, यही। और रेट ऑफ स्पेंड क्या था ना, 10 लाख रुपीस पर सेकंड था, है ना। एक सेकंड में 10 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 लाख का मतलब क्या होगा, 10⁻6, ठीक है ना। इतना रुपीस जो है पर सेकंड खर्च कर सकते हैं आप, ये रेट ऑफ स्पेंड था। हम लोग को बताना ये था कि इतना रुपीस खर्च करने में कितना टाइम लगेगा, तो बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये, ठीक है ना। जनरेशन का जनरेशन बीत जाएगा तब जाके ख़त्म होगा, वैसा इतना पैसा तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेने में तो कोई बुराई है नहीं, है ना। हम लोग बचपन से मान ही करके आए हैं, फलाने का उम्र X था, फलाने का उम्र Y था, नहीं, इतना कुछ मान करके आए हैं हम लोग। तो सपोज करने कुछ ज़्यादा नहीं है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि शादी ब्याह का कहीं से कार्ड उठाता है, इनविटेशन वगैरह, कहीं पार्टी वार्टी का इनविटेशन आया, तो हम लोग मान ही लेते कि अच्छा खासा इंतजाम होगा, है कि नहीं। एज्यूम कर लेते हैं कि इससे होगा, इससे होगा, नहीं। तो यहाँ भी एजम्पशन है, ठीक है ना, आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, अब इतना बड़ा अमाउंट है, इस सेकंड विकेट में तो खर्चा होगा ना 2-4 सेकंड में, ठीक है ना। बता दो दिया आपको, जनरेशन का जनरेशन बीत जाएगा तब जाकर खत्म होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 1 सेकंड का खर्च तो आपको मालूम है, हम लोग 1 साल का खर्च निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या महीना दिन में भी खत्म नहीं होने वाला है, 1-2 साल में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए ईयर में निकाल रहा है, ठीक है ना। देखिए, रुपीज स्पेंड इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का खर्च निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। बजट तैयार कर, बही खाता तैयार करना, ठीक है। देखिए देखिए, 1 सेकंड में 10⁻6, 1 सेकंड में 10⁻6 रुपीज़, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिनट का खर्च निकल जाएगा हम लोग पास, है ना। 1 सेकंड में इतना, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 60 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना देर का खर्च निकल जाएगा, 1 घंटे का खर्च निकल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या करें हम लोग, 1 घंटे का खर्च निकाल लिए, अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें
24 से तो एक दिन का खर्च निकल जाएगा। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि एक दिन में 24 घंटा होता है ना। चलिए देखिए, अब एक दिन का खर्च आ गया, अब एक साल का खर्च निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। 1 ईयर, साल में कितना दिन? 365, है ना। अब कुछ बच्चा साइंटिस्ट, सर 366 भी तो होता है सर, लीप ईयर में होता है, ठीक है ना, 4 साल पे आता है, ठीक है। तो हम लोग तो खैर ज़्यादा टाइम तो नॉन लीप ईयर में ही बिता देते हैं, वो हर 4 साल ओलंपिक गेम की तरह है ना। तो हम लोग 360, आपकी मर्जी, अब 366 भी लेके बना सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। खैर चलिए, ये इतना रुपीज़ निकल गया, ठीक है ना। एक साल का खर्च निकल गया है, 1 ईयर, ठीक है। एक साल में इतना रुपया खर्च हो जाएगा। हम लोग को इतना रुपया के बारे में बताना है कि इतना रुपया कितना टाइम लेगा खर्च करने में। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 10 to the power 6 into 60 into 60 into 24 into 365 rupees spent in 1 year, ठीक है। इतना रुपया, तो अगर 1 रुपया अगर होता तो कितने दिन में खर्च होता? 1 डिवाइड बाई 10 to the power 6 into 60 into 60 into 24 into 365 होता ना। तो रुपया हम लोग पास कितना? 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड बाई 10 to the power 6 into 60 into 60 into 24 into 365। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 1.9 इंटू 10 to the power 10 ईयर्स। देखिए कितना बड़ा वैल्यू है। इतना पैसा खर्च करने में इतना साल लगेगा, पैसा ना रुपया, रुपीज, समझ रहा आप? कितना साल सेकंड विकेंड में निकालिएगा तो इतना आएगा कि गिन भी नहीं पाएंगे आप उसको, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। खैर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो हम रुपीज़ में चेंज कर दिए थे इसको। वो क्या नाम है, एनसीईआरटी में आपको बताए थे लास्ट क्लास भी, इस तरह क्वेश्चन एक है, व्हीट ग्रेन्स पर क्वेश्चन पूछा वहाँ पर, वो चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, वापस आपको याद दिला दें हम, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 5.14 या 13 ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए वहाँ पर आपको इस तरह क्वेश्चन एक मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है ना। तब बना लेंगे वापस, उसको भी बना लेंगे, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। वहाँ भी पूछा, एनसीईआरटी में पूछा है, ठीक है। मेरा रुपया है, रुपीज़ में दे रखे हैं, वहाँ एनसीईआरटी व्हीट ग्रेन्स के बारे में पूछा है, तो क्या दिक्कत है, कंसेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है ना। पैसा वैसा इसलिए लिया तो बच्चा जो पैसा उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है ना। पैसा के बाद देखा गौड़ी जी हो ज़्यादा, समझ नहीं, पैसा आया, खाने पीने के बाद आ गया, पार्टी उटी हो गया, समझ नहीं, इसमें बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, इसलिए रुपीज़ में चेंज किया हुआ, ठीक है ना। खैर लिख लीजिए आप यहाँ तक। ठीक है, इतना पैसा का हम लोग हिसाब किताब लगाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो दोनों क्वेश्चन लास्ट क्लास का ही था हम लोग के पास। ठीक है, तो लास्ट क्लास से आगे थोड़ा बढ़े हम लोग, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब लोग पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखे थे। पार्टिकल्स होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो वहाँ पर एटम सीखे, मॉलिक्यूल सीखे, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम निकालना सीखे थे, उस मॉलिक्यूल के अंदर आयंस निकालना सीखे थे, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ और क्वेश्चन सब भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन। Calculate the number of electron, proton and neutron
इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों निकालना आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, यहीं से समझ में आ जाएगी बात आपको। और बाकी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेटा चेंज करेगा, मॉलिक्यूल चेंज करेगा, आयन चेंज करेगा, ये सब चेंज करेगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझिए आप। ठीक है ना, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए बात को। एक्स गिवन मास दे रखा है 1.6 है ना, और डब्ल्यू मोलर मास निकालिए CH4 का कितना आएगा 16 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है ना, कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, एक हाइड्रोजन का 1 16। ठीक है ना, हाँ अभी तक अगर आप एटॉमिक मास याद नहीं किए तो याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, हम तो लिख के देने वाले हैं नहीं, अभी तो खैर हम सॉल्व करें तो मेरी बारी है। ठीक है ना, आपकी बारी भी आएगी, तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालिए आप। नंबर ऑफ मोल्स भाई x/w करेंगे हम लोग 1.6 डिवाइड बाई 60 है ना, कितना आएगा 0.1 मोल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए CH4 है क्या, मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला क्या वापस से वही, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1। आइए चाचा तो फिक्स है तो है ना, कांस्टेंट चाचा है ये। मल्टीप्लाई के लिए कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻²2। बोली बात समझ में आएगी, मल्टीप्लाई समझ में आना, ये सब तो छोटा मोटा बात हो आप लोग के लिए तो। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करके लाए। हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हम लोग को। ठीक है, लिख ली पहले यहाँ तक। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाल के लाए 6.022 इंटू 10⁻²2। ठीक है ना, निकालना क्या हम लोग को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए ठीक है, एक मॉलिक्यूल CH4 में देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना 6 होगा है ना, एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है उसमें, तो 6 आएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 प्रोटॉन भी। हाइड्रोजन के पास 1 होगा तो टोटल 6 और 4 10 है ना, एक हाइड्रोजन के पास 1 तो 4 तो के पास 4 होगा, तो 6 और 4 10, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 होगा, प्रोटॉन भी 10 होगा। बारी है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, बचपन में पढ़े होंगे आप। ठीक है ना, न्यूट्रॉन निकालते हैं हम लोग A-P से है ना, एटॉमिक मास मतलब ठीक है ना, मास नंबर में से हम लोग प्रोटॉन के नंबर्स को माइनस कर देते हैं हम लोग है। तो कार्बन का मास नंबर 12, इसका 1, तो इसका 12 आएगा। ठीक है ना, और हाइड्रोजन में ले भी लीजिए तो कोई दिक्कत तो नहीं, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है 1 - 1, तो इसके पास 12 - 6, समझे कि नहीं। नाइट्रोजन कार्बन के पास टोटल न्यूट्रॉन 6 है, हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन आएगा ही नहीं, इसलिए कि मास भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 है, 1 - 1 न्यूट्रॉन कितना 0, मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के अंदर कितना 6। क्लियर है नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है ना, 9th या उससे पहले कई बार पढ़े होंगे आप। ठीक, तो देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है हम लोग पास। ठीक है ना, तो हम लोग पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितना है 6.022 इंटू 10⁻22 है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 6.022 इंटू 10⁻22 को क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करें। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल में हम लोग पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालेंगे
ये 6.022 इंटू 10⁻22 को वापस से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसी तरह हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 को 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। तो पावर 23 हो जाएगा, ये भी पावर 23 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को 6.022 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर है, कर लेंगे ना मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी आयंस के अंदर अगर पूछता है तो आपको उस मॉलिक्यूल या फिर उस इंडिविजुअल आयंस के अंदर, एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयंस के अंदर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखना पड़ेगा कितना कितना है। जितना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन आया, या किसी दूसरे पर्टिकुलर आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हम लोग के पास आया है। अगर मान लीजिए कुछ आयंस होता है हम लोग पास, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ भी होता है इस तरह का Mg2+, इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम लोग इसके अंदर एक आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, जितना नंबर ऑफ आयंस होगा उसको इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, लिख लिया। देखिए थोड़ा बहुत कुछ बात समझ लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए आपसे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट वाला कहता है कि 100 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। दूसरा वाला कहता है कि 100 AmU ऑफ हीलियम, ठीक है। कंसेप्ट समझिए आप, ठीक है ना, याद बात नहीं करना किसी चीज को, ठीक है ना। दोनों में हीलियम है, दोनों, एक में 100 ग्राम है, एक में 100 AmU, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्या बताना है हम लोग को, एटम्स बताना है हम लोग, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, एक्स गिवन मास कितना 100 ग्राम, ठीक है ना, और मोलर मास आपको मालूम हीलियम का कितना 4 ग्राम पर, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है x/w, x का वैल्यू कितना 100, ठीक है ना, ये 4 कैंसिल कर लीजिए, कितना मोल आएगा 25 मोल, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कितना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना 25 है, ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा हम लोग का आंसर है, ठीक है ना, लिख लीजिए यहाँ पे पढ़, ठीक है। अब देखिए सेकेंड, इसी को डालते हैं यहीं पर, ठीक है ना, सेकंड को डालता हूँ सामने, देखिए इधर लिखा है, देखिए, ठीक है ना, 100 AmU हीलियम है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताना है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। देखिएगा, समझिए बात, ये दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हम आपको ना ये AmU और ग्राम में दोनों का डेटा सेम लिया है, ठीक है ना। अब देखिए जब डेटा आपको AmU में दे रखा है ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही शायद आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, AmU, ठीक है ना, फर्स्ट ही लेक्चर में था आपके पास, देखिएगा उसमें तो एक हीलियम के एटम का ही मास 4 AmU है, एक हीलियम के एटम का मास 4 AmU, 4 है ना, 4। तो 100 AmU में कितना एटम होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 100 को क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। कुछ बच्चा साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है, इस क्वेश्चन में उसको कोई डिफरेंस समझ नहीं आता,
वो लगा दिया, इस वाले क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस, इस वाले क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस। नहीं, अब यहीं पर आप गच्चा खा गया, यहीं धोखा खा जाइएगा, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट समझिए, रटना उठना कुछ नहीं है। मास इसमें जो डेटा आपको दे रखा है, उधर ग्राम में आपको डेटा दिया, वहां से हम लोग मोल्स निकाले, मोल्स के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाले, उस आइटम निकाले सब, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 100 AMU के अंदर कितना आइटम होगा ये पूछ रहा है। तो एक एटम हीलियम का जो है उसका मास है 4 AMU। जब एक एटम का मास 4 AMU होता है, 100 एटम का मास कितना होता है, बात है 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 25 एटम। बोली बात समझ में आएगी? यहाँ कोई ताम झाम नहीं, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग इस पर अप्लाई नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को बनवाने का मकसद ये था कि आप दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस समझ आना चाहिए कि 100 ग्राम दे रखा है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले, और 100 AMU अगर दे रखा है, कोई जरूरी नहीं कि 100 AMU, कोई भी डेटा आपको दे रखा है और किसी भी एटम के लिए दे रखा है, तो कोई जरूरी नहीं कि हीलियम के दे रखा हो, लेकिन आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्लियर बात? ठीक है, लिख लीजिए। हटा ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, देखते हैं। उस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तब धीरे धीरे हम लोग उस लेवल तक आए हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सिंपल बनाया, धीरे धीरे आए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा। देखिए, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X, one atom of an element X weight 6.644 into 10 to the power minus 23 gram. Weight 6.644 into 10 to the power minus 3 gram. 6.644 into 10 to the power minus 3 gram. 23 gram, sorry. ठीक है ना, minus 23 gram. Calculate the number of gram atoms. Calculate the number of gram atoms. Calculate the number of gram atoms in 40 kg. In 40 kg of it. In 40 kg of it. In 40 kg of it. ठीक है। अब आप समझिए, यहां पर बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है ना, दो टर्म आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। एक तो ग्राम एटम, ठीक है ना, दूसरा दोनों मास ही दे रखा है, ठीक है ना। तो ग्राम में दे रखा, केजी में दे रखा है, इसको भी ग्राम में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको तो ग्राम में ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब डेटा में कंफ्यूज करता है वो, ठीक है ना, कि एक तो ग्राम एटम बोल क्या रहा है ये कि नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेडिक्ट कीजिए, बताइए कितना होगा, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ भी गया तो फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई अब इन दोनों में से कौन सा मास यूज़ किया जाएगा, या दोनों यूज़ किया जाएगा, दोनों में से कोई नहीं यूज़ किया जाएगा, या फिर दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, क्वेश्चन को समझिए। आप लिखा है कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई एक्स, ठीक है ना, कोई भी है, उसके एक एटम का मास है इतना, उसके एक एटम का मास है इतना, ठीक है। तो आपको याद होगा जहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, वहाँ पर आपको एटॉमिक मास बताए थे। एक एटम का मास है ना, एक एटम का मास है 6.644 इंटू 10 टू द माइनस 23, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या, क्योंकि हम लोग को जो निकालना होगा एक मोल एटम का मास चाहिए, मोलर मास निकालते हैं ना। मोलर मास क्या था
कि 1 मोल सब्सटेंस का मास था किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में तो ऑलरेडी है ये। अगर इसको हम लोग 1 मोल से मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का ये मोलर मास दे देगा हम लोग बस उस एलिमेंट का। ठीक है, आइए। अच्छा, ये ग्राम एटम का मतलब समझ लिया, ठीक है ना। ये ग्राम एटम क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप कहिएगा सर जब नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ रहा था तो पिछले क्लास से नंबर ऑफ मोल्स, उससे पहले क्लास से नंबर ऑफ मोल्स सिखाते चले आ रहे हैं और हर क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ही लिख रहे थे, ठीक है ना। फिर ग्राम एटम लिखने का क्या मतलब है उसका, देखिए यही खेलता है, यही कंफ्यूज करेगा आपको। वो डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखता, कभी कभी ग्राम एटम्स लिखेगा ये, कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और फलाना फलाना किसी का भी, ठीक है ना। अब बच्चा तो पढ़ के गया नंबर ऑफ मोल्स, अब उसको पूछ दिया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। एटम किसे नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये टर्म समझ लीजिए आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखा हो या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हो, नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं गया कैलकुलेट द फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कभी कभी लिखेगा फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो एटम के केस में ग्राम एटम और मॉलिक्यूल के केस में ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये चीज़ आप नोट करके वहीं पर कॉपी पर लिख लीजिए ऊपर में कहीं पर भी, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ही ग्राम एटम है, नंबर ऑफ मोल्स ही ग्राम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम या फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, टर्मोलॉजी अलग अलग है, ठीक है ना। नोटेशन अलग अलग है। जैसे अब एक ही बच्चे का नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, स्कूल में गए तो आपका नाम जो है रजिस्टर पर कुछ और, आपका फ्रेंड कुछ और रख दिया, घर है पापा मम्मी किसी और नाम से बुला रहे हैं उसको, उस बच्चे को, एग्जैक्टली सेम चीज़, वही नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। लेकिन उसको भी ग्राम एटम्स बोलते हैं। जैसे एक बच्चे का नाम फ्रेंड सर्कल में होता है, कोई दूसरा फ्रेंड फलाना नाम रख दिया, कुछ नाम रख दिया, घर में मम्मी पापा किसी प्यार से कुछ और बुलाते हैं, तो बच्चा वही है, स्टूडेंट वही है, ठीक है ना। इंसान एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नाम भी उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम। तो अब इसका धोखा नहीं खाइए, ठीक है। देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है ना, कितना था 6.644 × 10⁻⁻23। एक बार कंफर्म कर, ठीक है ना, यही मास था ना जी, हाँ ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक एटम का मास दे रखा है तो हम लोग 1 मोल एटम का मास निकालेंगे। कितना का, 1 मोल एटम। जैसे ही 1 मोल एटम का मास निकालेंगे हम लोग तो क्या चेंज कर जाएगा, ये एटॉमिक मास का ये मोलर मास में कहीं चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ क्या करें, 6.644 × 10⁻⁻23, इसको मल्टीप्लाई करें 6.022 × 10⁻23। अब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते 1 मोल है ना, मोलर मास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 40 ग्राम, और 1 मोल के लिए निकाले हैं, ठीक है ना, तो हम लोग ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए वेट जो दे रखा है, वेट कहिए मास कहिए, ठीक है ना, मास ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है ना, कितना 40 kg। इस 40 kg को क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए ग्राम में, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ क्या निकालना हम लोग को, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है ना। दूसरे लाइन में क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोग को, ठीक है। तो कुछ खास तो अब रहा नहीं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पर है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास कितना हम लोग पास 40 × 1000, मोलर मास निकाल चुके हम लोग 40, दिस सन्नाटा कितना मोल आया
1000 मोल, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखा है कि आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, हटा रहे इसको, ठीक है ना। लिखिएगा क्वेश्चन, देखिए द मास ऑफ 1 ग्राम कैल्शियम एटम, द मास ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज, द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, the mass of 1 atom of calcium is, the mass of 1 atom of calcium is, the mass of 1 atom of calcium is, ठीक है, ऑप्शन ये 40, ठीक है ना, यही ऑप्शन लिख रहे हैं हम, 40 एन, ऑप्शन ये सेम है, Na/40 और 40/N, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ S3PO4, कैलकुलेट द मास ऑफ S3PO4, कैलकुलेट द मास ऑफ S3PO4 इन विच 0.25 mole of oxygen, in which 0.25 mole of oxygen present, ठीक है, तो बना लीजिएगा, ठीक है ना, और बाकी बात नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, थैंक यू।